रशिया आणि युक्रेनच्या भयग्रस्त अशा परिस्थितीमधून, युद्धाच्या या स्थितीमधून कसं तरी जीव मुठीत घेऊन हजारो भारतीय विद्यार्थी मुलं आपल्या देशाकडे, आपल्या मायदेशात परतू लागलेले. जालना जिल्ह्यातील 7 पैकी 6 विद्यार्थी आलेत. त्यात एक मुलगी होती, ती म्हणजे मानवी खंडेलवाल, जिने 3 दिवस बंकरमध्ये काढले. आजूबाजूला वेगवेगळ्या बॉम्बचे आवाज आणि त्या भयग्रस्त परिस्थितीतून ती नेमकी कशी आली हे जाणून घ्या आपण तिच्याकडून. मानवी, मला सांग की बंकरमधले किंवा बंकरपर्यंत येण्याची स्थिती नेमकी कशी होती तुझी? कसे होते दिवस तुझे हे नेमके? बंकर तक का वे जैसे रात में 2:30-3 बजे एकदम से सायरन बजने लग गए थे. दिमाग में चल नहीं रहा था कि अब करना क्या है, क्योंकि एकदम से शुरू हो चुका था ये सब. एंड जब जो दूसरे लोग कर रहे थे, हम उन्हीं की तरह अंदर जा रहे थे बंकर्स में. और जब मैं बंकर के अंदर की परिस्थिति जब मैंने देखा, बच्चे रो रहे हैं और बंकर्स में एक तो सफोकेशन होता है, तो हम सांस नहीं ले पाते ढंग से. एंड पेरेंट्स उनके टेंस्ड है. जो दादी दादा टाइप के जो लोग होते हैं, वृद्ध लोग होते हैं, वो लोग थोड़े परेशान थे. तो उस पैनिक सिचुएशन में हम सबको बहुत ज़्यादा डर लग रहा था. अच्छा, वो हालात आप बोले कि वहाँ की सिचुएशन बहुत पैनिक थी. आपको अब ऐसा माहौल आपने कभी भी नहीं देखा? हाँ, क्योंकि हम बच्चों को कभी ऐसा हम किसी को भी कभी ऐसा प्रिपेयर नहीं किया जाता है कि कल वॉर होने वाला है और आज आप सबको एकदम से प्रिपेयर होना है, क्योंकि कुछ पता नहीं होता है इस सिचुएशन में करना क्या है. और इस सिचुएशन में अलर्ट रहना भी कुछ ज़्यादा ही ज़रूरी है, क्योंकि आप एक अलग हो जाते हो सबसे पूरे, क्योंकि आप दूसरे देश में हो, तो आप कंट्री से अलग हो जाते हो और इस सिचुएशन में आपको अलर्ट रहना ज़्यादा ज़रूरी है. इसलिए एक तो हम 3 अलग गर्ल्स थी, अकेले थे और यूनिवर्सिटी से दूर थे हमारा अपार्टमेंट था इसलिए. एंड इस सिचुएशन में हमें क्या लेना है, क्या डिसिजन्स लेने हैं, ये ज़्यादा ज़रूरी था. वहाँ का युद्ध का माहोल, म्हणजे मला असं म्हणायचं की तिथली परिस्थिती खूप विदारक बनत चालली हे तुम्ही बघितलेलं होतं. तिथे काही बॉम्ब ब्लास्ट देखील ऐकले तुम्ही ते अनुभवलं तुम्ही? हम 2 बजे दोपहर के 2 बजे सायरन्स बंद हुए थे. हम ऊपर आए थे हमारे रूम्स में. हम जैसे रूम में आए, मेरे जो रूम की खिड़की है उसमें से एक तो सामने द एनफोर्समेंट ऑफिस है वहाँ का, जो पोदिल रीजन का बहुत बड़ा ऑफिस है एज अ मिलिट्री वे में. एंड उसके सामने से जब सायरन एकदम से बजने लग गए थे, तो वी वर लाइक क्या हो रहा है. एक बार खिड़की के बाहर देखे सायरन्स इतने ज़ोर से क्यों बज रहे हैं, क्योंकि सुबह जो बजा था वो इतने ज़ोर से नहीं बजा था. तो जब मैंने देखा तो वहाँ से एक रॉकेट ऊपर से जा रहा था. एंड मेरी फ्रेंड विवेल लगे, देख वो रॉकेट जा रहा है, क्या वो सच में वही है? हाँ. एंड जैसे कि हमने वो देखा, सामने एकदम से हमारे खिड़की के सामने एक ड्रोन आया. मुझे नहीं पता था, और वो सर्विलेंस ड्रोन तो बिल्कुल भी नहीं था. तो ये सब देख के हम कुछ ज़्यादा ही टेंशन में आ गए थे. एंड उसके बाद से हम रूम में कभी एंटर नहीं किए. हम डोर पे ही बैठे रहे. डोर, सायरन बजा, बंकर से बाहर, डोर, दैट्स इट. ओके, बंकर के लेके आप हंगेरी तक आपका कैसा रहा वहाँ का जर्नी? हमें 27 तारीख को पता चला कि नहीं, अभी हमें ही कुछ करके यूक्रेनियन बॉर्डर तक जाना होगा, क्योंकि हंगेरियन बॉर्डर पे इंडियन एम्बेसी रुकी हुई थी. तो यूक्रेनियन बॉर्डर तक जाना था, तो उसके लिए हमें यूनिवर्सिटी ने मदद की है. यूनिवर्सिटी और जो एजेंट्स होते हैं वहाँ के, उन्होंने बोला है कि आपको एक बस करके दिया जाएगा, आप बस में बैठिए विद इंडियन फ्लैग, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट ने कहा था कि इंडियन फ्लैग लगाना है तो आपको कुछ नहीं होगा. तो उस इंडियन फ्लैग के साथ हम निकले थे. हम बॉर्डर तक गए. एंड वो सिचुएशन भी बहुत ज़्यादा डरावनी थी, क्योंकि हमें पता नहीं था कि बीच रास्ते में कुछ हो जाएगा या क्या हम सलामत रहेंगे. तो हमने 1300 किलोमीटर्स का रास्ता तय किया. बॉर्डर के ऊपर सिचुएशन बहुत ज़्यादा अजीब थी. सब लोग एक दूसरे को मार रहे थे, क्योंकि सबको ही जाना था, सबको ही ट्रेन में चढ़ना था. एंड इस वक्त फिर जैसे तैसे हम लोग ट्रेन में चढ़े. एंड जो भी हुआ, फिर हम हंगेरियन बॉर्डर पे आए. बॉर्डर के हालात का आपने जिक्र किया अभी बोलते वक्त कि वहाँ की परिस्थिति कुछ अच्छी नहीं थी, सामान्य नहीं थी. बॉर्डर के ऊपर सिर्फ हम ही एक कंट्री नहीं थे, बहुत सारी कंट्रीज़ के बच्चे एंड सब लोग निकल रहे थे. तो उस वक्त सब लोग एक दूसरे को मार रहे थे कि कौन आगे जाएगा, कौन कस्टम तक जाएगा, क्योंकि एक टाइम पे वो मैक्सिमम 20 या 25 ही लोग आगे जा पा रहे थे, क्योंकि ट्रेन और इमिग्रेशन काउंटर और पे जो भी होता है. एंड ऐसे में जैसे हमने नारे लगाए, काइंड ऑफ नारे लगाए. हमने बहुत ज़्यादा फोर्स किया कि प्लीज़
प्लीज़ हमें एटलीस्ट गर्ल्स को तो जाने दो, इंडियन बॉयज़ ने बोला, क्योंकि गर्ल्स के ऊपर भी हाथ उठाए जा रहे थे। एंड जैसे तैसे हम आगे पहुँचे, ट्रेन में चढ़ने की बात आई तो ट्रेन में भी इवन वो लोग जो दूसरे कंट्री के थे, मैं नाम नहीं लूँगी उन लोगों का, लेकिन वो लोग हमें लिटरली बाहर फेंकने वाले थे। एंड ऐसे में सिर्फ हम 3 गर्ल्स थी। एंड बिटवीन दिस मुझे वरुण करार सर का कॉल आया था, तो दे वर लाइक कि क्या सिचुएशन है अभी वहाँ की। एंड उन्होंने सुन लिया कि पीछे बहुत ज़्यादा शोर और हो रहा है। एंड उनको शायद राव साहब दानवे सर ने कहा था कि एक बार आप बच्ची से बात करिए। तो उन्होंने जब बात की मुझसे, तो वो थे कि हो क्या रहा है पीछे, क्योंकि बहुत ज़्यादा शोर था, बहुत ज़्यादा। तो उन्होंने वीडियो कॉल किया और उन्होंने देखा कि परिस्थिति क्या हो रही है। वो खुद टेंशन में आ गए थे। उसके बाद उन्होंने बोला मैं आपको एक नंबर दे रहा हूँ, इस पर जल्द से जल्द लाइव लोकेशन भेजिए अपनी, एंड फिर आगे इंडियन एम्बेसी आपको कुछ अगर होता है तो इंडियन एम्बेसी देख लेगी। वहाँ यूक्रेनियन सोल्जर या उन लोगों का बिहेवियर कैसा था अपने लिए? यूक्रेनियन जैसे ही मार्शल लॉ लग चुका था तो यूक्रेनियन सोल्जर्स, हाँ उनके ऊपर बर्डन था, तो वो लोग थोड़े स्ट्रिक्ट बहुत ही ज़्यादा थे टूवर्ड्स, इवन वो ये नहीं देख रहे थे कि गर्ल्स है या बॉयज़ है, दे वर स्ट्रिक्ट टूवर्ड्स अस। और इट वॉजंट दैट ईजी उनसे भी बाहर निकलना, उन लोगों से, मिलिट्री वालों से। वो कुछ आपसे बात किए थे उन्होंने? हाँ, उन्होंने कहा था कि इतना आसान नहीं है आगे जाना। एक डिप्लोमेटिक आंसर अगर इतना ही आपके कंट्री को है, तो एक डिप्लोमेटिक आंसर क्यों नहीं निकाल रही है इंडियन गव्हर्नमेंट फॉर युक्रेन? ही सगळी परिस्थिती आहे. अशा खरं त्यांना हिरकणीच म्हणावं लागेल की ज्यांनी तिथला भयग्रस्त असा अनुभव डोळ्यामध्ये आणि आपल्या मेंदूमध्ये साठवून या ठिकाणी आणलेला आहे आणि त्या सिच्युएशनला अजूनही त्या देखील हँडल करत आहेत. ह्या सगळ्या मानसिक स्थितीमधून त्यांना बाहेर पडायला वेळ नक्कीच लागणार आहे. रवी मुंडे, ABP माझा, जालना. ABP माझा, उघडा डोळे बघा नीट.